रघु जी, चलिए जी के मंच पे हैं और कांग्रेस से 1 to 1 कर रहा हूं, तो सवाल सबसे पहले कांग्रेस, क्योंकि मैं मंच पे पीछे बैठा था तो लोग मुझसे बोल रहे थे कि कांग्रेस की तैयारी बहुत अच्छी है और 30% तो वोट हमारे पास फिक्स हैं। तो मैंने पूछा कि क्या कांग्रेस ने देरी कर दी क्या चुनाव की तैयारियों में? वो कांग्रेस को जानने वाले लोग हैं, कांग्रेस के सपोर्टर थे, वो कह रहे हैं हाँ थोड़ी तो कर दी। क्या वाकई थोड़ी देरी हो गई क्या? नहीं नहीं, कोई देरी नहीं। सब ठीक है टाइम पे? कांग्रेस डे वन से इलेक्शन मैनेजमेंट पे फोकस कर रही है। हमने सबसे ज़रूरी चीज़ चुनाव जीतने के लिए बूथ मैनेजमेंट, क्योंकि इस पे हमने कभी पास्ट में ध्यान ज़्यादा ढंग से दिया नहीं। इस बार 6 महीने से कांग्रेस पार्टी ने बूथ पे फोकस किया है। हमारे BLAs, जनमित्र, हर बूथ के ऊपर 20 से 25 लोगों की टीम, पूरे गुजरात में करीब 52,000 बूथ है, हमने वहाँ पर अपना कैडर खड़ा किया है। उसका पूरा डिटेल हमारे पास है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी उसकी उनको ट्रेनिंग दी हमने। तो पूरा नियोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। अभी आपके आने से पहले आम आदमी पार्टी के चेहरे के तौर पे जो बात कर रहे थे राघव चड्ढा, उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस तो अब खत्म हो चुकी है, वो तो NGO है। तो मतलब क्या आम आदमी पार्टी की बात को कांग्रेस तवज्जो दे रही है क्या, इंपॉर्टेंस दे रही है क्या, फाइट में है क्या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी परसेप्शन वाली पार्टी है और परसेप्शन और ग्राउंड रियलिटी में बहुत अंतर है रात दिन का। ज़मीन पे कुछ नहीं है उनका, ना उनका कैडर है, सिर्फ है तो पेड वर्कर है। पेड वर्कर से कभी पार्टियां नहीं चलती है, ना पार्टी कभी कामयाब होती है। हमारा जो डेडिकेटेड वर्कर है ग्रास रूट पे, वो मुकाबला कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और एक बात साफ कह दूं कि आम आदमी पार्टी को कोई गुमान नहीं होना चाहिए, कोई घमंड नहीं होना चाहिए। मुझे एक सीट बताए पूरे गुजरात में जहाँ पे वो मुकाबले में है और वो जीतने की स्थिति में, एक सीट। यहाँ तक कि उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार यशोदान गढ़वी जी हैं, आप उनसे पूछो वो कौन सी पोजीशन पे है। बड़ी बड़ी बातें करना, कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं है ये, गुजरात का भविष्य का चुनाव है, ये गुजरात की विधानसभा का चुनाव है। और ये बाकी राज्यों में भी गए ना, गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ। एक इंडिपेंडेंट आदमी जितना वोट लेता है उतना आम आदमी पार्टी के पास वोट आया। पंजाब की परिस्थिति अलग थी जिसके दम पे ये गुजरात में आए। और मेरा सवाल है कि पंजाब में ये प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, कांग्रेस वहाँ सत्ता में थी, अकाली दल को लोगों ने बहुत बार मौका दिया, कांग्रेस को बहुत बार मौका दिया, एक परिवर्तन के नाम पे लोगों को उम्मीद जगाई और वहाँ ये कामयाब हो गए। तो फिर ये जो पड़ोस में राज्य इनका, जहाँ गुजरात के साथ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ से पैकअप क्यों करके आ गए? रैलियाँ की थी वहाँ भी उम्मीदवार उतारे थे हिमाचल में, वहाँ से पैकअप करने का कारण क्या है? और अब गुजरात से धीरे धीरे पिछले 15 दिन से ये पैकअप कर रहे हैं। इसका मतलब है पार्टी सिर्फ शो बिजनेस में है, परसेप्शन बनाने में केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं है। अब गुजरात के अंदर आके वो कह रहे हैं, जिस पार्टी का 2017 में वोट शेयर 41% था कांग्रेस का, वो कह रहे हैं यहाँ 5 सीट से कम आएगी, मैं लिख के दे दूं। तो मैंने कल कहा कि मैं लिख के दे देता हूं कि तुम्हारी 1 सीट नहीं आएगी गुजरात के अंदर। इस लिखावट का क्या है? ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है रघु जी, अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी लंबी देर तक आपने वक्त लेकर बोला आम आदमी पार्टी को लेकर, तो यानी आप चैलेंज तो मान रहे हैं? कोई चैलेंज नहीं, यहाँ मुकाबला 8 तारीख को परिणाम आएगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, धरातल पे कुछ है ही नहीं आम आदमी पार्टी का, मैं आपको बोल रहा हूँ। सिर्फ आप होर्डिंग लगा दो, परसेप्शन बिल्डअप कर दो मीडिया के माध्यम से, उससे कभी भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। धरातल पे आपका कैडर कहाँ है? यहाँ तो 27 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी का कैडर आज भी गुजरात के हर बूथ पे, हर ब्लॉक में, हर जिले में मौजूद है और वो लड़ाई लड़ रहा है। या विपक्ष की भूमिका किसने निभाई 5 साल? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने। ये चुनावी पार्टियां हैं और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये प्लांटेड है बी टीम है बीजेपी की, चाहे MIM हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये लोग चुनाव के दौरान इस्तेमाल करने वाली पार्टियां हो गई है, ताकि ये कितना डैमेज कांग्रेस को करे उस रणनीति के तहत लाए जाते हैं। अच्छा, तो इतने जो कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हैं, यही वजह है कि राहुल गांधी इस बार अभी तक गुजरात नहीं पहुंच पाए? क्यों? राहुल गांधी
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, चुनाव तो गुजरात आज में है जो ना सर? देश में, देखिए यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। अगर हमारी जगह बीजेपी होती तो यात्रा निकालती गुजरात से, हिमाचल से, लेकिन आज देश में जो हालात बने हैं, नफरत का वातावरण है, एक भय का वातावरण है, महंगाई चरम सीमा पे है, अर्थव्यवस्था आज वंधुमुख गिरी हुई है। जो लोग कहते थे ना कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, आज उन लोगों को खामोशी के साये में क्यों रहना पड़ता है? देश की अर्थव्यवस्था आज चर्चा में क्यों नहीं है? ये बिंदुओं को लेके, और आज कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं, तो क्या गुजरात का आदमी सोशल मीडिया पर नहीं देख रहा? नहीं, मैं कितने लाखों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं, मुख्य मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहती। लेकिन रघु जी, ये बात तो आप मानेंगे ना कि पिछले चुनाव में सबसे टफ फाइट अगर कहा जाए तो कांग्रेस ने बहुत शानदार तरीके से फाइट दी बीजेपी के सामने, और उस वक्त क्रेडिट जाता है राहुल गांधी को। अगर राहुल गांधी प्लेयर ऑफ द मैच बन गए तो उस खिलाड़ी को इस टीम में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? क्यों नहीं फ्रंट पे ला रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनो, आज बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है। अगर राहुल गांधी ज्यादा आते हैं तो बीजेपी को तकलीफ है, अगर राहुल गांधी कम आते हैं तो बीजेपी को तकलीफ है। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनके साथ लाखों लोग चल रहे हैं, तो बीजेपी को तकलीफ है। तो बीजेपी की हर तकलीफ का इलाज हमारे पास नहीं है, ये जनता फैसला करेगी। 27 साल हो गए उनको यहाँ पे। आज हालत क्या है? अभी मैं सुन रहा था कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम, आपके पास रोड मैप है क्या? आपने कहा था बहुत होगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में बन गई, 2019 में बन गई, 8 साल सरकार में हो गए, कहाँ है रोड मैप? क्यों महंगाई बढ़ रही है? 400 रुपये का गैस का सिलेंडर आज 1100 पार कर गया। पेट्रोल डीजल इंटरनेशनल मार्केट में, हम जब सरकार में थे, हम जरा सा पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम बढ़ता था तो सरकार का एक बयान आता था कि ये हमारे बस में नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट तय करता है। तब प्रधानमंत्री जी जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो सीधा केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते थे, और उस वक्त $145 पर बैरल आपका ऑयल का दाम था। तब हम सस्ते में या डीजल और पेट्रोल दे रहे थे। आज 1/3 है इंटरनेशनल मार्केट में। किसको मूर्ख बना रहे हो? ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? राज्यों का हिस्सा जिस टैक्स में मिलता है उसमें आप कमी कर रहे हो ताकि राज्य आर्थिक परेशानी में आ जाए। ये फेडरल स्ट्रक्चर के साथ इनजस्टिस भी कर रहे हैं। तो महंगाई, और कहा था 2 करोड़ हर साल रोजगार, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। तो कितने लोगों को 8 साल हो गए? 16 करोड़ रोजगार, 71,000 लोगों को रोजगार का आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो कि 8 साल में हम 71,000 लोगों को रोजगार दे पाए, तो 16 करोड़ लोगों का रोजगार कहाँ गया? हालात खराब है। और यहाँ गुजरात में 1 नहीं 2 नहीं 22 पेपर लीक हुए। पेपर लीक हो सकता है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई भी होती है। अगर आप कार्रवाई करते हैं तो दूसरा पेपर लीक नहीं होता है। किसके संरक्षण में? एक के बाद एक 22 पेपर लीक हो जाते हैं। 5 लाख स्वीकृत पद है यहाँ, एक पे भर्ती नहीं हुई पिछले 5 साल में। क्या जवाब है बीजेपी के पास? महंगाई को रोकने का उपाय नहीं, नई भर्ती पे आप फेल हो गए। ड्रग्स ट्रैफिकिंग का सेंटर बन गया गुजरात, एक ही पोर्ट पे आ रही है। रघु जी, इस बार चुनाव किन मुद्दों पे? महंगाई ही फ्रंट फुट पे है कि फिर से वीर सावरकर आ जाएंगे, फिर से लव जिहाद आ जाएगा, फिर से हिंदू मुस्लिम आएगा? 27 साल का हिसाब भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में देना चाहिए। और ये लोकतंत्र की बुनियाद ही इसलिए रखी गई है कि हर 5 साल बाद आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ जनता की अदालत में, जनता का आशीर्वाद लो। अगर पब्लिक आपको आशीर्वाद देती तो आगे बढ़ो। यहाँ हालत क्या है? रिपोर्ट कार्ड तो है ही नहीं। हर बार नैरेटिव बनाया जाता है चुनाव से पहले, मुझे नीच क्यों कहा, मैं मौत का सौदागर नहीं। इन चीज़ों से किसी के पेट में रोटी जाती हो, हाथ में रोजगार मिलता हो तो बता दो मेरे को। गैर मुद्दों को मुद्दा बना के चुनाव लड़ रही बीजेपी अब गुजरात की जनता समझ चुकी है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी समझाया है कि पेट में रोटी तो रोजगार देने से आएगी। महंगाई कम करोगे तब आपका जीना ठीक तरीके से हो पाएगा। आज सड़कों की हालत क्या है गुजरात में? जरा सी बारिश हुई
4 आदमी गाड़ी में सवार, 4 के 4 सवारी समेत सड़क के अंदर उतर गए, क्या इसी को विकास कहते हैं? ये ड्रग ट्रैफिकिंग, पिछले 12 महीने से हजारों करोड़ की ड्रग एक ही पोर्ट पे आ रही है। बीजेपी कहती है हमने पकड़ लिया उनको। अरे भाई आप व्हाइट पेपर जारी करो, कौन मास्टरमाइंड है? गुजराती इसका सेंटर क्यों बन रहा है? आज हर पेरेंट्स के दिल में, दिमाग पे चिंता है कि कहीं ये हमारा बच्चा इस नशे की गिरफ्त में तो नहीं आ जाए। गुजरात को क्यों चुना नशे के कारोबारियों ने? और ये ड्राई स्टेट है ना, ड्राई स्टेट में वैसे तो शराब मिलना ही मुश्किल बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कदम आगे, इलिसिट लीकर, जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मर रहे हैं। किसका संरक्षण है भाई? बिना सरकार के शराब माफिया ये सब काम नहीं कर सकता। ये गुजरात को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? बेरोजगार को रोजगार नहीं दो। वहाँ गोडल में एक नौजवान ने आत्महत्या की, 4-5 बार उसकी फैमिली ने कोचिंग कराया उसको, वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि पेपर लीक होते गए। उसने सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट में लिखा है अपने फादर को कि मेरा फ्यूनरल मत करना, इससे जो पैसा बचे उससे मेरी बहन की शादी कर देना। फिर भी इनकी आत्मा पसीजती नहीं। यहाँ 135 लोग मोरबी में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और कोई जिम्मेदार नहीं है। हमने कहा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए, एसआईटी, हर कांड में एसआईटी, उन्हीं अफसरों की कमेटी, वही जांच करेगी, वही जिम्मेदार है। सर जांच फिर किससे करवाएंगे? आपको तो सीबीआई पे भरोसा नहीं है। जितनी लोकतांत्रिक एजेंसियां हैं, हमने जितनी संवैधानिक एजेंसियां हैं, हाई कोर्ट के उन पे तो सिटिंग भरोसा ही जज नहीं से कर रहे। अगर जांच कराते हो तो लोगों के ऊपर एक प्रेशर बनेगा। आप क्या मानते हो? इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। 2 करोड़ खर्च करने का उसके रिनोवेशन पे दावा किया गया, 12 लाख खर्च हुए। उसका लोड इनको जज करना चाहिए था कि एट ए टाइम कितने लोग उस पुल पे चढ़ सकते हैं। 400 लोग पुल पे कैसे चले गए? कोई जिम्मेदार नहीं। बीजेपी ये कहना चाहती है कि इस दुर्घटना का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं, किसी को पनिशमेंट मिलना नहीं चाहिए। तो ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ इससे भयावह तस्वीर और क्या हो सकती है किसी सरकार की। अच्छा, चूंकि आप राजस्थान से जुड़ा हुआ आपका पूरा रिश्ता है और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हुए हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस का स्वास्थ्य ठीक है ना? क्योंकि वहाँ एक गद्दार शब्द बहुत ज्यादा हाइप ले रहा है। ये गद्दार क्या है? क्या ये गद्दार शब्द फिर से वो दूरियां दिखा रहा है? चुनाव जब राजस्थान का आएगा तब मैं राजस्थान की बात करूंगा। चुनाव गुजरात का है, डेविएट करने की कोशिश मेहरबानी करके मत करिए। नहीं सर, गुजरात पे बात करिए, मेरी बात सुनिए। ये तो इसलिए जरूरी है ना, अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक है तब गुजरात में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन घर में कलह है तो कैसे करेंगे? गुजरात में कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, पूरी पार्टी के नेता एकजुट है, हमारा कैडर एकजुट है। जो टिकट वितरण हमने किया है, शानदार उम्मीदवार उतारे हैं और बहुत दमदारी के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में सर, राजस्थान का चुनाव आएगा, राजस्थान की बात आप चूंकि कांग्रेस है तो मैं पूछ तो सकता हूं ना भाई, राजस्थान में क्या है? गुजरात के चुनाव को लेके आपने कॉन्क्लेव किए, गुजरात पे कन्फाइन करे। 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, गुजरात को डेवलपमेंट पे किस मुकाम पे लेके गई? क्योंकि 1960 में गुजरात बना, लगभग आधा समय गुजरात की जनता ने कांग्रेस को दिया और लगभग आधा समय 27 साल बीजेपी को दिया। आज समय आ गया कि गुजरात की जनता को ये सवाल करना चाहिए कि बराबर का समय कांग्रेस को दिया, बराबर का समय बीजेपी को दिया, किसने बेटर गवर्नेंस दी? हम जब ये बात करते हैं कि हमने गुजरात में जीआईडीसी लाए, हम अमूल डेयरीज हम लेके आए, नर्मदा डैम की नींव हमने रखी, हमने सिविल हॉस्पिटल्स गुजरात में खोले, हमने एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने गुजरात का ओवरऑल डेवलपमेंट किया। तो अमित शाह जी क्या बोलते हैं? 27 साल से तो सरकार में ही नहीं है, तो फिर ये काम की बात कैसे करते हैं? ये सच्चाई है, हम 27 साल से सरकार में नहीं है, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हम अपना अकाउंट दे रहे हैं 30 साल का, जब भी हम सत्ता में थे 2090 से पहले, 1990 से पहले, लेकिन अब इन 27 साल का हिसाब आप भी तो दे दो गुजरात के लोगों को। क्या डेवलपमेंट किया है? 4 लाख करोड़ का कर्जा आज गुजरात के ऊपर है। 6 करोड़ 6.5 करोड़ गुजराती है, प्रति व्यक्ति कितना कर्जा आपने डाल दिया। और कर्जा अगर कर भी लिया कोई बात नहीं, आप उसके बदले में उस कर्जे को आपने लिया क्यों? क्या इन्वेस्टमेंट किया है? और अगर इन्वेस्टमेंट किया होता
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आदमी की बेसिक ज़रूरत क्या होती है? आपका रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं 14 महीने से गुजरात में घूम रहा हूँ। बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उसके बारे में कभी सोचा बीजेपी ने? आज सिविल हॉस्पिटल जो हमने बनाए, दाहोद में मैं गया, उस सिविल हॉस्पिटल को सरकार ने निजी हाथों में दे दिया, 6000 स्कूल बंद कर दिए। भाई गरीब आदमी भी इस प्रदेश में रहता है। प्रो पुअर अप्रोच, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर राम रूठ जाए तो राज नहीं रूठता। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो इसीलिए सरकार बनती है ना, कि सरकार उसको मदद करेगी। क्या हुआ यहाँ कोविड में? कोविड में मैं हेल्थ मिनिस्टर था राजस्थान का, और प्रधानमंत्री जी ने हमारी मैनेजमेंट की तारीफ की। एक आदमी को बोल रहा हूं मैं आपको, इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ना पड़ा वहां। यहां पे क्या हालत थी? यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं, जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है, यहाँ पे बेड नहीं हॉस्पिटल्स में, यहाँ वेंटिलेटर नहीं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं, एम्बुलेंस में लोग ड्रिप चढ़ा रहे हैं। 3 लाख लोगों ने दम तोड़ा है। 4 साल बाद 17 में सरकार बनी थी बीजेपी की। 17 में 4 साल गुजर जाने के बाद बीजेपी को एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई। पूरी सरकार को हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, मुख्यमंत्री बदलते हैं, मंत्री रिप्लेस होते हैं, लेकिन पूरी की पूरी गवर्नमेंट को बदलना पड़े, ये स्वीकारोक्ति नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। यानी आप बीजेपी के आप गुजरात मॉडल को चैलेंज नहीं मान रहे हैं? अरे भाई क्यों सरकार बदली? आप बता दो, बीजेपी वाले बता दें कि हमको मुख्यमंत्री को क्यों बदलना पड़ा, पूरी कैबिनेट को घर क्यों बैठाना पड़ा। इसका कारण वो बता दें, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आपको बताना पड़ेगा। आप रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट दे रहे हो, आप ये बताओगे नहीं कि हमने मुख्यमंत्री को क्यों हटाया, हमने पूरी सरकार को क्यों हटाया, और उसके बाद फिर आपने जिसको बैठाया उसके बारे में बीजेपी के अध्यक्ष क्या कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत सीधे हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि कौन सी फाइल पे साइन करना और कौन सी पे नहीं करना, इसलिए हमको उनकी चौकस करनी पड़ती है। इसका मतलब 4 साल बैड गवर्नेंस और उसके बाद रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट। ये कैसा डबल इंजन है भाई? ये कैसा डबल इंजन है? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस डेमोक्रेसी में किसी को ये नहीं मानना चाहिए कि हम अजेय हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता। लोगों ने डेमोक्रेसी की जो स्थापना हुई है, अच्छे अच्छे लोगों को मतदान के जरिए सबक सिखाया है, और हमारे भरोसा है कि जो मैनिफेस्टो हम लेके आए, 3 महीने लगाए हमने, गुजरात के हर तबके से इंटरेक्ट किया हमारे लोगों ने, मछुआरों से लेके, किसानों से लेके, मालधारी समाज के लोगों से लेके, स्टूडेंट से लेके, यूथ से लेके, छोटे बड़े व्यापारियों से लेके, दलितों से, आदिवासियों से, ओबीसी वर्ग के लोगों से, माइनॉरिटीज से, वो क्या चाहते हैं कांग्रेस से, उसके बाद हमने मैनिफेस्टो बनाया। और ये रिफ्लेक्शन है, बीजेपी की मैनिफेस्टो पे कोई चर्चा हो रही है? 2017 में बीजेपी भी मैनिफेस्टो लाई थी, कोई चर्चा नहीं हुई, और आज हमने कहा है ये मैनिफेस्टो हमारी सरकार के गवर्नेंस का आधार बनेगा। कोई आदमी इसकी प्रगति को ऑनलाइन देख सकता है कि जो वादे हमने किए, अगर हमने कहा कि 3 लाख का कर्जा माफ करेंगे किसानों का, हम करेंगे, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, किसानों का बिजली का बिल नहीं आएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये तो आम आदमी भी कह रही है ना सर, 500 रुपए में आम आदमी भी तो यही कह रही है ना रघु जी। अरे भाई वो तो राजस्थान कह की रहे हैं बात, कि फिर वो कांग्रेस वाले हमारे रास्ते पे चल रहे हैं। क्या कांग्रेस वाले हमारे रास्ते हम पे चल किसी के रास्ते पे नहीं चल रहे? हमने जो किया है 10 लाख का बीमा राजस्थान में, मैं खुद हेल्थ मिनिस्टर, मैंने आपको बताया हर परिवार का 10 लाख का बीमा राजस्थान में है, आप कंफर्म कर लो। अब आपने खुद राजस्थान का जिक्र कर दिया, तभी तो मैं पूछ रहा था राजस्थान में क्या चल रहा है। जो डिसीजन हमने किए हाँ। वो हमको बोलने चाहिए। गहलोत साहब के बहुत करीबी हैं आप, इसलिए मैं चाह रहा था कि राजस्थान पे थोड़ा बता देते। करीब है, इस पे बहस नहीं हो रही है, बहस मुद्दों पे हो रही है कि अगर 10 लाख का बीमा वहां है, सचिन पायलट को लेकर गद्दार कहना मुद्दा नहीं है। किडनी का, कैंसर का, अगर और खर्चा कोई होता है, सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट देती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना गवर्नमेंट खर्चा देती है। एक्सीडेंट हो जाए
नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, पानी में डूब जाए कोई, 5 लाख का उसका ऑटोमेटिक बीमा है, उसके परिवार को पैसा मिलेगा। निःशुल्क दवा योजना पूरे देश में कहीं है, राजस्थान में है। निःशुल्क जांच योजना, आप MRI कराओ, CT स्कैन कराओ, हीमोडायलिसिस कराओ, 5-5 हज़ार तक के टेस्ट है, 1 रुपया नहीं लग रहा है। और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कोविड में क्यों बेहतर किया, भीलवाड़ा मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय क्यों बना, उसका कारण है कि हमारा सरकारी क्षेत्र का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, चाहे सब सेंटर हो, PSC हो, CSC हो, SDH हो, DH हो। 33 जिले गुजरात में, 33 जिले राजस्थान में, 31 जगह सरकारी मेडिकल कॉलेज राजस्थान में है। यहाँ गुजरात में बताओ कितने जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज, और एक मेडिकल कॉलेज के साथ 500 बेडेड हॉस्पिटल जिसमें सारी सुविधाएं आपको मिलती है। ये जो चीज़ें हम करके आए वहाँ, 5 रुपये लीटर प्रति लीटर बोनस, जो अपना जीवन यापन पशुपालन के जरिए करता है, 1 लीटर पे 5 रुपये हम बोनस दे रहे हैं उसको, यहाँ भी देंगे। आप सर राजस्थान की सारी बातें बता रहे हैं, बट राजस्थान से जुड़ा मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, बार बार उसको छोड़ दे रहे हैं। देखिए, मैं जो हमने लोगों के भलाई के लिए काम किए हैं, तो सर मैं पार्टी की भलाई के लिए तो पूछ रहा था कि जब यहाँ दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, यहाँ जब दूसरे मॉडल की चर्चा हो रही है, हमारी सरकारों ने जो अच्छा काम किया वो हम यहाँ बताएंगे कि जो प्रैक्टिकली हम कर चुके हैं वो गुजरात में रेप्लिकेट करेंगे, ये तो बताना मेरा फर्ज है। अच्छा, गुजरात में जातियों का समीकरण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, लेकिन इस बार EWS का जो फैसला आया है, क्या ये भी लगता है कि एक मुद्दा रहेगा? कांग्रेस इसे कैसे देखेगी गुजरात चुनाव में, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, हम जाति बिरादरी की ना तो बात करते हैं, हम गुजरात के वेलफेयर का क्या हमारे पास रोड मैप है उस पर चर्चा कर रहे हैं। कोई किसी जाति बिरादरी का आदमी हो, हमारे यहाँ कहते हैं 36 बिरादरी, यहाँ जो भी तबका है, चाहे छोटा है संख्या में, बड़ा है, हर व्यक्ति के वेलफेयर के लिए क्या विज़न है कांग्रेस के पास, हम वो विज़न रख रहे हैं और उसके आधार पर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। अच्छा, अब तो चूंकि हाईकमान में बदलाव हुआ, चेहरा बदला, अब उस कांग्रेस के साथ जब खड़गे साहब डायरेक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे क्या बदलाव देख रहे हैं, ग्राउंड पे क्या चेंजेस के साथ कांग्रेस काम कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी 136 साल पुरानी पार्टी है। चुनाव हारना और चुनाव जीतना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पैमाना नहीं होता। आज क्राइसिस के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, लेकिन मैं आज भी मानता हूँ 27 साल बाद इतना बेटर कैडर हमारे पास ग्रास रूटेड है गुजरात में। हर ब्लॉक में, हर बूथ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, ये हमारे लिए संतोष की बात है। तो फिर क्या ये माने कि राहुल गांधी चुनाव से पहले एक बार आएंगे गुजरात में? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आएंगे तो बीजेपी वाले मुद्दा बनाएंगे। अरे बनाने दीजिए, मोदी जी और शाह जी भी तो आ रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि बीजेपी मुद्दा बनाएगी इसलिए राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। आप बात को तोड़ मरोड़ के मत पेश करिए। राहुल गांधी जी अगर आते हैं तो बीजेपी को तकलीफ, नहीं आते हैं तो बीजेपी को तकलीफ, तो उनकी तकलीफ से हमारा कोई सरोकार तो राहुल गांधी आके बीजेपी को तकलीफ देंगे क्या? मेरी बात सुनिए आप। राहुल गांधी बराबर गुजरात के चुनाव को लेके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फीडबैक रेगुलर ले रहे हैं। खुद यहाँ पे मैंने कहा दाऊद में करीब 1.5-2 लाख लोगों की रैली को वो संबोधित करके गए। वो द्वारका में आए, वो रिवर फ्रंट पे आए, वो अभी महुआ में आए, वो राजकोट में आए और वो फिर आएंगे। कितना उनको आना है, कितनी सभाएं करनी है, ये हमारी पार्टी तय करेगी, न कि बीजेपी तय करेगी। अच्छा, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी है, एक तरफ अमित शाह है, दूसरी तरफ आपके पास एक बड़ा चेहरा थे अहमद पटेल, इस बार उनकी कमी है। तो कांग्रेस क्या इन दो चेहरों को मान के चल रही है कि चुनौती है, या फिर बिल्कुल आधार नहीं मान रही है? चेहरे कभी चुनौती नहीं होते, और मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा था अब आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप अगर भरोसा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बनाया, यही साबित हो रहा है। पिछले 8 महीने से लगातार मैं देख रहा हूँ 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए 10 मार्च को, 11 मार्च से प्रधानमंत्री जी यही है। हमने कहा कैंप ऑफिस खोल लो, प्रधानमंत्री कार्यालय का कैंप ऑफिस गुजरात में खोल लो। मुख्यमंत्री बनाते ही क्यों हो, डबल चार्ज ले लो, आप ही के पास चार्ज रखो, कुछ भरोसा करना सीखो। जिनको नेतृत्व देते हो क्या उन पे यकीन है आपको? आज रोड शो कर रहे हैं,
घूम रहे हैं गली गली। आज जिस तरह का आक्रोश गुजरात में बीजेपी झेल रही है, जो पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस बोलती है, डिसिप्लिन पार्टी बोलती है, 32 लोग बगावत करके बैठे हैं। आज अमित शाह जी को समझाना पड़ रहा है, कमलम में नारे लग रहे हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता नारा लगा रहा है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और इन्होंने, जिन लोगों ने 30-30 साल काम किया, रातों रात कांग्रेस से आप लोग लेके जा रहे हो, दूसरे दिन टिकट दे रहे हो उनको। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, अगर वहाँ ठीक नहीं चल रहा है तो मतलब ये मान लेते हैं कि इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन यही इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था, बीजेपी वाले भी तो यही कह रहे हैं ना सर, आपके यहाँ भी ठीक नहीं चल रहा, उसका असर गुजरात में दिखेगा। बीजेपी खुद की चिंता में लगी हुई है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। अभी आप बोल रहे हो तो हमें मालूम है, यहाँ पे बीजेपी में अगर सब कुछ ठीक चलता तो प्रधानमंत्री जी देश की चिंता छोड़ के गुजरात की चिंता क्यों करते? गृह मंत्री जी 15-15, 20-20 दिन यहाँ क्यों गुजारते? पूरी भारत सरकार यहाँ गुजरात में घूम रही है। अभी जो 15 दिन में अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, वो आज आराम से मिल लो भारत सरकार के किसी भी मंत्री से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से। और पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ क्यों डाल रखे? कहीं चिंता में है बीजेपी, ये तो मानना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, 8 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए, मैं आखिरी मोमेंट सिर्फ आपको ये दे रहा हूँ कि आप एक बार ये बता दीजिए कि इस बार कांग्रेस का बदला हुआ स्वरूप जनता तय कर लेगी कि कांग्रेस के साथ चलना है, ऐसा क्या होने वाला है? गुजरात में 125 प्लस सीट जीत के कांग्रेस सरकार बनाएगी। और ये कभी गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में कौन पार्टी सरकार बनाएगी इसका फैसला पब्लिक करती है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती। यानी ये हमारा दावा हो सकता है, उनका भी दावा हो सकता है। पिछली बार उन्होंने दावा किया 150 प्लस, तो दावा तो हकीकत में नहीं बदला, 100 से नीचे रहे वो, 99 आई। और ये जो मंडी में तब्दील कर दिया ना डेमोक्रेसी को, पब्लिक मैंडेट देती है कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में, पब्लिक मैंडेट देती है महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी को, बीजेपी को हरा देती है। कर्नाटक में मैंडेट बीजेपी को और शिवसेना को मिला था महाराष्ट्र में, वहां पे आप आ गए थे। नहीं, इंटरप्ट नहीं करा, मैं तो बता रहा हूं। कर लेने दीजिए। ये डेमोक्रेसी का नया स्वरूप देखने को मिला है कि जनादेश के खिलाफ आपने जो एक खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू की है, ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है क्या? आपके पास संसाधन है और आप टॉपल कर रहे हैं गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। ये तो कमजोर लोग ही किया करते हैं, ताकतवर लोग नहीं करते। यानी दिल्ली का दम और गुजरात का मॉडल इस बार कांग्रेस तो दोनों खत्म करने को तैयार है, आप ये कह रहे हैं? दिल्ली का दम जो बार बार दिख रहा है, दिल्ली से बड़े चेहरे आ रहे हैं, वो आप कमजोर कर देंगे, गुजरात मॉडल को फ्लॉप कर देंगे। देखिए, हम पूरी ताकत के साथ अपना विजन डॉक्यूमेंट लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें भरोसा है कि हम 125 प्लस सीट जीत के गुजरात में सरकार बनाएंगे। बाकी तय करना गुजरात की जनता को है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं 27 सालों में। अगर उनको महंगाई महसूस नहीं हो रही है, अगर उनको बेरोजगारी महसूस नहीं हो रही है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि गुजरात में बिना पैसे दिए हुए किसी भी सरकारी दफ्तर में काम हो रहा है, अगर गुजरात की जनता ये महसूस कर रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये तो तय जनता को करना है, कांग्रेस और बीजेपी को तय नहीं करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजनी चाहिए रघु जी के लिए, क्योंकि कांग्रेस का इन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। शिवांगी।